हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। डिस्कशन में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगी। मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे एक डे के बारे में बात की जा रही है। कल कल ही इसको सेलिब्रेट किया गया, यानी कि 6 जुलाई को। तो ये आपका स्किप हो गया, तो आज के दिन हम लोग ये डे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है हर साल 6 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। जूनोसिस बीमारी क्या होती है? जूनोटिक डिजीज जिसको हम बोलते हैं, ये एक ऐसी बीमारी होती है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होने वाली बीमारी को हम जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। जैसे कि इबोला हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, वेस्ट नाइल वायरस हो गया। तो ये जो है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसलिए इस डे के साथ साथ अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है। अगर मैं बात करूँ ये बीमारी फैलती है कैसे, कि कोई भी हम लोगों ने पेट एनिमल रखा है, चाहे वो बर्ड हो चाहे वो डॉग हो। ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, पाल रहे हो, उसको नहला रहे हो, कुछ भी, उसका जो सलाइवा, अगर उसको कोई बीमारी होगी उसकी सलाइवा से क्या रहेगा, ट्रांसमिट होगी बीमारी एक एनिमल से ह्यूमन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो इमर्जिंग जूनोटिक डिजीज है, ठीक है, तो वो इंटेंसिव वाइल्ड एनिमल से भी फैलता है। ठीक है, जैसे कोविड-19, रेबीज, एवियन इन्फ्लुएंजा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल से भी फैलता है, जैसे कि हैंड्रा निफा एवियन इन्फ्लुएंजा। वाइल्ड हंटिंग एनिमल्स, HIV, इबोला। और यहाँ पे जो लिव एनिमल्स मार्केट है, ठीक है, यानी कि सार्स कोविड-19 एवियन इन्फ्लुएंजा। तो ये सारी चीज़ें जो है, यानी कि ऐसी बीमारियाँ जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी बात की गई है 3 वेज है कि जूनोटिक डिजीज़ को हम कॉम्बैट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो प्रॉपर वैक्सीनेशंस, ठीक है, कि एम है इराडिक्ट करने का, इसको ख़त्म करने का, ऐसी बीमारी जैसे रैबीज़ हो गया, ठीक है, डॉग अगेंस्ट रैबीज़। तो यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन डॉग्स को देनी है, मिलियंस ऑफ डॉग्स को 2030 तक का टारगेट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल करना डिजीज़ को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड बॉर्न इलनेस जो रहता है प्रिवेंट करना हमने, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है, वहाँ से कई बार बर्ड फ्लू देखने को मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर फ्ली एंड टिक कंट्रोल जो पेट है, ठीक है, रिड्यूस करना, यानी कि वेक्टर बोर्न जो जूनोसिस है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है डिजिटल इंडिया वीक 2022 के बारे में। डिजिटल इंडिया आपको बताइए, हमारे पीएम का यहाँ पे विजन भी है डिजिटल इंडिया। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया डिजिटल इंडिया वीक 2022। कहाँ पे? महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। तो पहले हम लोग गुजरात की लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात की लोकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसको स्टेट बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र टच करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये क्या है, हमारी कंट्री की यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि इसकी कैपिटल क्या है, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव की। क्लियर? तो कमेंट सेक्शन में इसकी कैपिटल के बारे में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थीम के बारे में। डिजिटल इंडिया वीक की थीम क्या रही? कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज ट्रेजेडी। ओके, तो ट्रांसफॉर्म करना हम लोगों ने नेशन को इनटू डिजिटली, यानी कि अभी क्या करना है, जैसे अभी बहुत सारे एरियाज में इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट पहुँचाना, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है हम लोगों ने अपने नेशन को, सोसाइटी को एम्पावर करना है, नॉलेज इकोनॉमी बनानी है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 ऑल्सो हैव 3 डे लॉन्ग ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये। इंडियाज टेक नॉलेज एक्सचेंज शोकेसिंग इंडियाज टेक एंड इंडियाज डिजिटल प्रोडक्ट सर्विस 7 जुलाई तक। ओके, यानी आज के दिन तक ये जो है ये वीक चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही की हाइलाइट्स के बारे में। पीएम के द्वारा ऑल्सो लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया भाषिनी, जो यहाँ पे इंडियंस को क्या करेगा, इजीली वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा अलग अलग लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉन्च किया जाएगा डिजिटल इंडिया जेनेसिस। तो यहाँ पे जनरेशन की बात की जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन की, जो सपोर्ट करेगा इनोवेटिव स्टार्टअप्स को। ठीक है, जो अभी न्यू स्टार्टअप्स अभी स्टार्ट हुए हैं उसको सपोर्ट करने की बात की जा रही है इसके तहत। नेशनल डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे जो टोटल बजट रहा 750 करोड़ रुपी, जो यहाँ पे
स्कीम के तहत अलॉट किया गया। पीएम के द्वारा ऑल्सो डेडिकेट किया गया माई स्कीम, यानी कि यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइड करवाई जाएगी एक सिंगल प्लेस पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मैप बेस्ड चीज़ें भी आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का फॉर्मेशन हुआ 1 मई 1960। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर की बात करें आज के टाइम में आचार्य देवव्रत है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं आज के टाइम में। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिक एम्ब्रियलिज्म है, 182 सीट्स हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो राज्यसभा की 11 सीट्स हैं, लोकसभा की 26 सीट्स हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो गुजरात हाई कोर्ट है। एरिया के हिसाब से गुजरात का जो रैंक है वो 5th है। पॉपुलेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं 9th रैंक है। अगर सिम्बल्स की बात करें गुजरात के, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैमल जो है, स्टेट मैमल वो है एशियाटिक लॉइन है। बर्ड जो है ग्रेटर फ्लैमिंगो है। फ्लावर की बात करें तो मैरीगोल्ड है। फ्रूट की बात करें तो मैंगो है। ट्री जो है वो बनियान है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड गुजरात, बाय द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है तिहान के बारे में। तिहान यानी कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमियस नेविगेशन, जिसको हम तिहान के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। कहाँ पे? आईआईटी हैदराबाद में। और ये फर्स्ट ऑटोनोमियस नेविगेशन फैसिलिटी है जो हैदराबाद में यहाँ पे इनोग्रेट की गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर आज के टाइम में कौन है? तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये हमारे इंडिया का जो विज़न है, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत के लिए, इंडिया एंड डिजिटल इंडिया के लिए। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है। और इसका एम क्या है कि हमारी कंट्री जो है वो ग्लोबल प्लेयर बने आने वाले टाइम में, और नेक्स्ट जनरेशन यानी कि स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में लाई जाए। और ये मल्टी डिपार्टमेंटल इनिशिएटिव है जिसमें रिसर्चर्स इंक्लूड्स रहेंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल, एरोस्पेस, सिविल, मैथमेटिक्स। और आज के टाइम में अगर देखें तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ लाने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, जैसे ऑटोनोमियस नेविगेशन ऑफ व्हीकल्स। और यहाँ पे बात करते हैं, ये कनेक्ट करेगा जो व्हीकल्स के बारे में बात की जा रही है। तो व्हीकल्स में ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जाएगी? अगर कहीं एरिया में फ्लड आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो यहाँ पे इजीली कम्युनिकेट किया जा सकता है एक दूसरे के साथ। अगर ट्रैफिक सिग्नल्स में भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी हो सकती है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, साइंस हो गया, अदर रूट आइटम्स हो गया। क्लियर है इतना? तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज यहाँ पे देखने को मिले, स्पेशली ये सेफ्टी के बारे में, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उसको भी क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा और इम्प्रूव की जाएगी जो ट्रैफिक फ्लो है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे क्या हो गया कि ये स्पेशली एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। तो हाई क्वालिटी रिसर्च रहती है बिटवीन द एकेडमिया एंड इंडस्ट्री एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और हमारी कंट्री को एज अ ग्लोबल लीडर बनाएगा इन ऑटोनोमियस नेविगेशन टेक्नोलॉजीज में। इंडिया जो है मोबिलिटी सेक्टर की अगर बात करें तो हमारी कंट्री जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट है। तिहान जो है, जो आईआईटी हैदराबाद में इनोग्रेट किया गया, यानी कि जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है, तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है ये, स्पेशली ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए। तो ये तिहान जो है ये ऑटोनोमस नेविगेशन है, एरियल एंड टेरिस्ट्रियल, जो अलो करेगा नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस नेविगेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे फास्टर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अलो करने की बात की जा रही है। और ग्लोबल मार्केट में हम लोगों का जो आप बोल सकते हैं हमारी इंडिया जो है आगे देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नैरोबी फ्लाइज। नैरोबी फ्लाइज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले लोकेशन की ओर ले जाती हूँ। नैरोबी है कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कीनिया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो ये कीनिया है। तो कीनिया की जो कैपिटल है नैरोबी। तो स्पेशली इस लोकेशन की बात हो रही है। अब मैं जूम मैप आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो ये कीनिया है। तो ये लैंडलॉक कंट्री तो बिल्कुल नहीं है। तो इंडियन ओशियन के साथ जो है ये इसका जो एरिया है, पेनिनसुला एरिया, ये टच करता है। अगर बात करें अनदर जो कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ के बॉर्डर जो है वो सोमालिया, इथोपिया है, साउथ सूडान है, युगांडा है एंड तंजानिया, इसको क्या करते हैं, कंट्रीज़ के बॉर्डर टच करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया जो है कीनिया, युगांडा, तंजानिया के बिटवीन आपको देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये लोकेशन क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है नैरोबी फ्लाइज के बारे में। नैरोबी फ्लाइज जो है रिसेंटली अभी क्या हुआ है
कि नैरोबी फ्लाइज के कारण जो 100 स्टूडेंट्स है ईस्ट सिक्किम में, वो यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं एज ए स्किन इन्फेक्शन, यानी कि 100 स्टूडेंट को स्किन इन्फेक्शन हुई है नैरोबी फ्लाइज की वजह से। ये स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तो है ये, मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं हम बोल सकते हैं, कि इनका जो सलाइवा रहता है, क्या करते हैं ये जहाँ जहाँ जाते हैं अपना सलाइवा छोड़ जाती है, वो सलाइवा अगर किसी पर्सन की स्किन पे लग जाए तो स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर्सन पे डालती है जिसको ऑलरेडी कोई स्किन की बीमारी है। क्लियर है? तो उसकी स्किन के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये स्पीसीज जो है ये इंसेक्ट है, एज इंसेक्ट तो ये नेटिव है, यानी कि पाई जाती है ईस्ट अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीका की हम लोग बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारी कंट्री जो है नॉर्थ साउथ आपको देखते हैं, ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका के बारे में बात की जाती है। ठीक है, जैसे ये हो गया नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीका, ये हो गया आपका ईस्ट अफ्रीका, ये आपका हो गया वेस्ट अफ्रीका, और ये आपका हो गया साउथ अफ्रीका। तो स्पेशली जो है यहाँ पे इस एरिया में, ये कीनिया जो है ईस्ट अफ्रीका में आता है, तो यहाँ पे ये नेटिव इंसेक्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसकी जो स्पीसीज है इसी एरिया में पाई जाती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसका जो आउटब्रेक हुआ। क्लियर? उससे पहले यहाँ पे चीज़ें देख लीजिए। नैरोबी फ्लाइज जो है इसको कीनियन फ्लाइज भी बोला जाता है, ड्रैगन बर्ग्स भी बोला जाता है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाले वर्ड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जामिनर के द्वारा, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो इसको कीनियन फ्लाइज, ड्रैगन बर्ग्स एंड स्मॉल बीटल, ये इंसेक्ट है जिसको दो स्पीसीज में इसको डिवाइड कर रखा है। जैसे यहाँ पे है पेड्रियस एक्जिम्यूस एंड पेड्रियस सेबेसियस। क्लियर? तो ये ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की रहती हैं। तो ये यहाँ पे हाई रेनफॉल जहाँ पे रहती है उस एरिया में देखने को मिलता है। तो ये सिक्किम में ये पाई गई हैं कुछ सालों से, यानी कि कुछ वीक से। तो मोस्टली जो इंसेक्ट है ये अट्रैक्ट करती है ब्राइट लाइट्स, या जैसे आप देख सकते हैं गर्मियों के दिनों में क्या रहता है, जो कीट पतंगे वगैरह रहते हैं ना, लाइट के पास आपको बहुत सारी देखने को मिलती है, कि यानी कि वो ब्राइट लाइट से क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो वैसे ही इसका भी यही है कि नैरोबी फ्लाइज जो है ये ब्राइट लाइट से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें कि हिस्टोरिकल आउटब्रेक कब हुआ, तो ये हुआ कहाँ पे, कीनिया में, और अदर पार्ट्स जो रहते हैं ईस्टर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। 1988 में यूजली हैवी रेन के कारण लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट पाया गया उस एरिया में। पास सेवलर आउटब्रेक हुआ आउटसाइड द अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के अलावा और भी कंट्रीज में ये इंसेक्ट पाया गया, जैसे इंडिया, जापान, पैराग्वे। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ह्यूमंस के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इंसेक्ट जो है यूजली ये बाइट नहीं करते हैं, यानी कि जैसे चींटी रहती है, चींटी की ही एक कैटेगरी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बाइट नहीं करती है, नॉर्मल चींटी क्या करती है, वो बाइट करती है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर बाइट नहीं करती तो ये इन्फेक्शन जो है, ये वायरस जो है, स्किन डिजीज़ कैसे हुई, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसका जो सलाइवा रहता है, जहाँ जहाँ जाती है अपना सलाइवा छोड़ जाती है, उसके कारण ये क्या रहता है, उसके उसी के ही कारण स्किन डिजीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये बाइट बिल्कुल नहीं करती है, और ये डिस्ट्रीब्यूट करती है ड्यूरिंग दी ह्यूमन स्किन, एंड ये रिलीज़ करती है पोटेंट एसिडिक सब्सटेंस, और ये बर्न करती है ह्यूमन की स्किन को, रिलीज़ करती है। जो सब्सटेंस ये रिलीज़ करी, जो मैंने आपको सलाइवा के बारे में बताया, उसको पेरिड्रियन बोला जाता है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड रहता है स्किन के ऊपर, और यहाँ पे हल्के रेड मार्क्स जो है स्किन के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं न्यू आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है वेरोआ माइट के बारे में। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के द्वारा मिलियंस ऑफ हनी बीज को मारा गया है लास्ट 2 वीक से, क्योंकि यहाँ पे जो है पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक जो पैरासाइट प्लेग है ये फैल रहा था इसकी वजह से, जिसका नाम था वेरोआ माइट। तो डिसीजन जो लिया गया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा कि हनी बीज को मारना है, जो इम्पैक्ट डाल रही है सेवरल क्रॉप्स के ऊपर, जैसे आमंड, जैसे बादाम के क्रॉप हो गया, मैकेडेमिया नट्स हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही थी, जो स्पेशली डिपेंडेंट थी हीव्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये बीज जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिनेशन के ऊपर, बिकॉज वायरस की वजह से इनको मारना पड़ा, क्योंकि अगर आमंड जो है उसके ऊपर अगर ये वायरस जो है देखने को मिले, तो यही लोग कंज्यूम करेंगे, तो लोगों में भी ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती। तो यहाँ पे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स माना जाता है इनको, फूड, इंश्योरिंग फूड एंड फूड सिक्योरिटी को लेके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरोआ माइट जो है इसका लाइफ पीरियड कैसा रहता है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे एग है, ठीक है, उसके बाद इसका जो पार्ट रहता है निम्फ जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद लार्वा है, उसके बाद फीमेल, और फिर बाद में बी। तो ये लाइफ साइकिल रहता है इसका। वेरोमा माइट जो है पैरासिट
पैरासिटिक इंसेक्ट इन्फेक्ट है, जिस यानी कि फीड करती है ऑन दी हनी बीज, जिसको बोला जाता है वेरोवा डिस्ट्रक्टर। स्मॉल पीस रहते हैं रेडिश ब्राउन कलर के एंड कैपेबल रहते हैं इराडिक्टिंग एंटायर कॉलोनीज ऑफ हनी बीज, फ्रिक्वेंटली सर्कुलेट अमंगस्ट द बीज एज वेल एज थ्रू बी कीपिंग सप्लाई लाइक रिमूव कॉम्स। तो यहाँ पे वेरोवा माइट्स जो है, वेरोबा माइट्स क्या करती है, फीड करती है यानी कि अंडे देती हैं, लिव ऑन एडल्ट हनी बीज, और यहाँ पे प्रीमेनली फीड एंड रिप्रोड्यूस करती है लार्वा एंड पैपी, जो डेवलपिंग करती है ब्रोड एंड कॉजिंग माल फॉर्मेशन एंड वीकन एज वेल एज वायरस ट्रांसमिशन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडरस्टैंडिंग लाइफ साइकिल है वेरोआ माइट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है इसका जो एग है वो प्रोड्यूस होता है, फिर जाके एक बी बनती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात की जा रही है। सुपर कंप्यूटर के बारे में इसलिए बात की जा रही है कि यहाँ पे जो ग्लोबल रैंकिंग सर्विस है सुपर कंप्यूटर्स को लेके टॉप 500 की, इंडिया के ओनली 3 टॉप रैंक सुपर कंप्यूटर्स इस लिस्ट में है अमंग 500, नन ऑफ इन द टॉप 100, यानी कि टॉप 100 लिस्ट में बिल्कुल नहीं है, टॉप 500 लिस्ट में है। जैसे परम सिद्धि हो गया, यहाँ पे परम गंगा एंड प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। स्टेटस की बात करें तो इंडिया जो है ओनली 2 इन द टॉप 100 है 2020 में। अगर सबसे ज़्यादा देखें कि टॉप लेवल पे सुपर कंप्यूटर किसके पास है, वो चाइना, यूएसए, ठीक है, नियरली 2/3 है टॉप 500 में। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स इन वर्ल्ड की बात की जा रही है, टॉप है चाइना और यूएसए। फॉर इंडिया सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो है ये स्पेशली यूज़ किए जाते हैं वेदर फोरकास्ट के लिए। और जैसे इसरो में जैसे आपने मिशन मंगल मूवी देखी होगी, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे यूज़ किए गए हैं, अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको समझना है तो यहाँ पे ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ऑफर करती है पीक परफॉर्मेंस ऑफ 1685 जो पेटा फ्लॉप्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि बेनिफिट क्या है सुपर कंप्यूटर्स के, तो हाई स्पीड कंपटीशन रहता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें मई 2020 में आईबीएम्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आईबीएम्स की फुल फॉर्म आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है। तो आईबीएम सबमिट जो थी सुपर कंप्यूटर की, तो रिसर्चर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली फाइंड करने में जो ड्रग्स कंपोनेंट है, ताकि यहाँ पे जो कोविड-19 वायरस है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो इन्फेक्टिंग होस्ट सेल था जस्ट 2-3 डेज तक चला। और अदर एरियाज़ की बात करें तो केमिस्ट्री फॉर्मुलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, बायोमेडिसिन, स्पेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लाइमेट रिसर्च के लिए। तो ये बेनिफिट्स हैं सुपर कंप्यूटर के। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप लिए गए। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यहाँ पे लाया गया, 15 सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पे इंस्टॉल करने की बात की गई। कंप्यूटर कैपेसिटी 24 पेटाफ्लॉप बढ़ाने की बात की गई और इंस्टॉल किया जाएगा, इंस्टॉल कर रहे हैं आज के टाइम में 2015 से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है 2015 में स्टार्ट किया गया था, और ये इंटेंसाइज डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग पावर कंप्यूटर्स है एंड विद नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है इसकी बैकबोन है। क्लियर। मिशन जो है 3 फेजेस में यहाँ पे प्लान किया गया। फेज फर्स्ट में असेंबल करना सुपर कंप्यूटर्स को, फेज सेकंड में जो है मैन्युफैक्चर करना हमारी कंट्री में, फेज थर्ड में सुपर कंप्यूटर को डिज़ाइन करना बाय इंडिया के द्वारा यानी कि इंडिजीनियसली। डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगी डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, कमीशनिंग सुपर कंप्यूटर्स जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सुपर कंप्यूटर आखिर होते क्या है। सुपर कंप्यूटर एक तरह का कंप्यूटर होता है बट ये परफॉर्म करता है हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर कंप्यूटर्स। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। परम शिवाय फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल किया गया हमारी कंट्री के द्वारा, यानी कि बनाया गया। पेटाफ्लॉप्स की हम लोग बात करें तो पेटाफ्लॉप्स क्या होते हैं, कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाते हैं। ऑफर सुपर कंप्यूटर इज अ मेजर इन पेटा जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस है पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लॉप्स की आप लोगों ने फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कई बार पूछ ली जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड जिसको हम फ्लॉप्स बोलते हैं। 1 पेटाफ्लॉप किसके बराबर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 क्वाड्रिलियन के बराबर होता है, ठीक है, फ्लॉप्स और 1000 टेराफ्लॉप्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन आज का। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्लियर है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आई आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।